तो नेक्स्ट है आपका एक रिलेशन ड्राइव करना है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और यहाँ से हम ड्राइव करेंगे किसको, बॉयस लॉ को और चार्ल्स लॉ को, और किससे, फ्रॉम द काइनेटिक गैस इक्वेशन जो हमारे पास क्या थी, दैट इज पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn म्यू स्क्वायर। ठीक, अगर मान लो मेरे पास गैस का जो मोल है वो कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इज 1, तो नंबर ऑफ मोल्स का एक रिलेशन पढ़ा था, सिंस नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। मैंने क्या माना है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स n कितना है आपका 1, तो 1 विल बी इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मैं मान सकती हूँ, आप इसको इधर ले जाओ तो आपके पास क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ द गैस। तो इस टर्म को अगर मैं रिप्लेस करना चाहूँ m इंटू n क्या था आपके, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है 1, तो m इंटू n किसके बराबर आया m, और m किसके बराबर है आपका n के बराबर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास किसके लिए, फॉर द 1 मोल ऑफ द गैस। अच्छा, ये 1 मोल हमने माने हैं, 1 मोल का मतलब कितने मॉलिक्यूल हैं उस गैस के, दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और इस क्वांटिटी को आप क्या बोलते हो, एवोगैड्रोस नंबर। दैट इज मेरे पास एक मॉलिक्यूल है गैस का, या फिर मैं बोल सकती हूँ Na मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, या तो एक मोल है या फिर Na मॉलिक्यूल्स हैं गैस के। तो मैंने m इंटू n को रिप्लेस कर दिया किससे, बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। तो मेरे पास क्या आया, PV इज इक्वल टू 1/3 m इंटू म्यू स्क्वायर। म्यू क्या है यहाँ पे, हमारी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द गैस। नेक्स्ट स्टेप में मेरे को क्या करना है, अच्छा ये LHS साइड और ये RHS साइड, RHS साइड को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से, और डिवाइड करना है किससे, 2 से ही। ठीक, तो ये यहाँ पे मैंने क्या करा है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड द RHS बाय 2। मेरे पास क्या आया, PV इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करा, 2 का डिवाइड कर दिया, दैट इज 2/3 इंटू 1/2 mu स्क्वायर। ठीक, u क्या था इधर, वेलोसिटी। अब अच्छा, मैंने काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mc स्क्वायर, और c भी क्या होती है यहाँ पे, वेलोसिटी होती है। ठीक है, c किसके बराबर है यहाँ पे, u के बराबर है। नेक्स्ट मेरे पास क्या हो गया, फिर ये इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, अब इसको PV इज इक्वल टू 2/3, और ये पूरी की टर्म किसके बराबर थी, हाफ mu स्क्वायर या हाफ mc स्क्वायर किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट आइडियल गैस इक्वेशन से मेरे पास PV किसके बराबर था, nRT के बराबर। तो यहाँ पे मैंने PV की जगह क्या लिख दिया, nRT लिख दिया। तो मेरे पास क्या आ गया, nRT इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी, और मैं इसको इधर लेके जाऊँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 3/2 nRT इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब मेरे पास ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आई है, फॉर द 1 मोल या फिर Na मॉलिक्यूल्स के लिए। डन। अच्छा, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू अभी माना है, नंबर ऑफ मोल कितना है मेरे पास 1। तो फॉर Na मॉलिक्यूल्स क्या आया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2, n की वैल्यू तो 1 है, 3/2 RT। तो Na मॉलिक्यूल के लिए इतनी है, तो एक मॉलिक्यूल के लिए कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 R बाय Na इंटू टी। अब मेरे पास जो ये R बाय Na है, R क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय Na, इसको क्या बोलेंगे आप लोग, डेट वुड बी इक्वल टू अनदर कांस्टेंट विच इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितना है 1.38 इंटू 10 की पावर 23 जूल पर केल्विन। तो मेरे पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। के क्या है यहाँ पे, नॉर्मल कांस्टेंट, ये क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इंटू टी। अच्छा, ये टर्म कांस्टेंट और ये टर्म कांस्टेंट, तो मैं मान सकती हूँ ये काइनेटिक एनर्जी वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ से आपकी एक रिलेशन तो प्रूव हो गया। नेक्स्ट है आपका डिडक्शन ऑफ बॉयल्स लॉ फ्रॉम द काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो अभी मैंने पीछे पढ़ा था इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आप नोटिस कर लेना उसमें, दैट इज PV इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी, अभी ड्राइव कर रहा है, बट काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 K इंटू टी। अभी रिलेशन ड्राइव कर रहा है और उसको इक्वेशन नंबर में मेंशन कर दिया है, आप पीछे नोटिस कर सकते हो उसको। K क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो मैंने क्या करा, इस इक्वेशन में क्या कर दिया,
काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन पुट कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, पीवी इज इक्वल टू 2/3 और काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख दिया, 3/2 kT। तो मेरे पास क्या आ गया, 2/3 इंटू 3/2 kT। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ गया, पीवी इज इक्वल टू के इंटू टी। अच्छा, के तो ऑलरेडी कांस्टेंट है और बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर भी क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, तो मैं मान सकती हूँ पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यही तो था बॉयल्स लॉ आपका, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर पी इज इक्वल टू किसके बराबर, कांस्टेंट। अच्छा, इस कांस्टेंट को मैं यहाँ पे के डैश मान लेती हूँ। अगर मैं के मानूंगी तो आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और इस कांस्टेंट में कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं इसको के डैश मान लिया। और मैं इसको लिख सकती हूँ डेट इज पी इज इक्वल टू कांस्टेंट डेट इज के डैश इंटू 1/v। तो यही तो था बॉयल्स लॉ, डेट इज प्रेशर ऑफ एनी गैस या वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज, मतलब इन दोनों का क्या है, आपस में इनवर्स रिलेशन है। प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली रिलेटेड टू द वॉल्यूम, या मैं मान सकती हूँ वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्रेशर, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है आपका डिडक्शन ऑफ चार्ल्स लॉ, वहीं से स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है डेट इज पीवी इज इक्वल टू 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो पीवी इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट यहाँ से क्या आया था मेरे पास, पीवी इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इंटू टेम्परेचर टी। तो पीवी इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इंटू टेम्परेचर टी। तो यहाँ से आप लोग क्या मान लोगे, मैंने क्या करा, मैं टेम्परेचर को इधर ले गई और प्रेशर को इधर लेके गई। तो आप क्या लिखोगे, V/T इज इक्वल टू K/P। के तो ऑलरेडी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, पी चार्ल्स लॉ के लिए प्रेशर क्या है आपका, कांस्टेंट। तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये था आपका चार्ल्स लॉ की डेरिवेशन। अच्छा, ये डेरिवेशन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएंगी, आपको लगेगा कि सारी की सारी चीज क्या है, सिमिलर है, बट कुछ कुछ ही चेंजेस हो रहे हैं और सारी की सारे एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेट कर रहे हैं। तो आपको ये डेरिवेशन एटलीस्ट 2 बार प्रैक्टिस करनी ही है। और ये वाला जो रिलेशन है डेट इज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये तो आपको प्रैक्टिस करना मस्ट है इसमें। नेक्स्ट आपको ये चीज याद रखना है कि आपके जो 2 पॉइंट थे वो किसके लिए थे, रियल गैस के लिए वैलिड नहीं थी। अभी मैं बताऊंगी आइडियल गैस क्या होती है और रियल गैस क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को जो ध्यान रखना है वो क्या है, डाल्टन्स लॉ का स्टेटमेंट और डाल्टन्स लॉ का ये वाला रिलेशन, डेट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी गैस इनटू टोटल प्रेशर। ये आपका न्यूमेरिकल वर्क में काम आएगा। डन। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, आइडियल गैस एंड रियल गैस। अब ये देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या होती है आपकी आइडियल गैस या रियल गैस, सॉरी आइडियल गैस एंड रियल गैस, ठीक है। डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में। मैंने एक तरफ लिखा क्या, आइडियल गैस, और मेरे पास एक क्या है आपका, रियल गैस। तो थोड़ा सा ध्यान देना, आइडियल गैस क्या होती है और रियल गैस आपकी क्या होती है। आइडियल गैस क्या है आपकी, ऐसी गैसेस जो आपकी एक तो सारे के सारे जितने भी लॉज हैं, फॉलो ऑल द लॉज, फॉलो ऑल द गैस लॉज, जितने भी आपके गैस लॉज हैं, दैट इज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, गेल-लुसाक लॉ, सबके सबको फॉलो करेंगी। तो ऐसी गैसेस को आप क्या बोलोगे, आइडियल गैस। रियल गैस क्या है, डू नॉट फॉलो द गैस लॉज, जो भी गैस के लॉज हैं उनको फॉलो नहीं करती। नेक्स्ट क्या है, आइडियल गैस क्या है आपकी, विच फॉलो द आइडियल गैस इक्वेशन। और आइडियल गैस इक्वेशन मेनली कौन सा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ऐसी गैसेस जो आपकी ये वाला रिलेशन जो है उसको फॉलो करे वो आपकी क्या है, आइडियल गैस। रियल गैस क्या है आपकी, इस रिलेशन को फॉलो नहीं करेंगी, पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी एट ऑर्डिनरी कंडीशन। ऑर्डिनरी कंडीशन मतलब नॉर्मल कंडीशन पे तो बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगी। अच्छा, इसको फॉलो कर सकती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉलो कर सकती है। फॉलो कब, ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। आपका ऑर्डिनरी कंडीशन पे या सारी कंडीशन पे आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेंगी। कब फॉलो करेंगी, ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। जबकि जो आइडियल गैस होती है वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है एट ऑल कंडीशंस ऑफ
टेम्परेचर एंड प्रेशर, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, चाहे कितना भी प्रेशर हो, सबके सब कंडीशन पे आपकी इस इक्वेशन को फॉलो करेंगी। नेक्स्ट, जो आइडियल गैस है वो क्या कंसीडर करती है? इट कंसीडर द गैस मॉलिक्यूल्स, इट कंसीडर द गैस मॉलिक्यूल्स टू बी पॉइंट मास। ये क्या मानती है? जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो क्या है? बिल्कुल पॉइंट की तरह हैं, छोटे छोटे हैं, इतने ऐसे छोटे छोटे हैं बिल्कुल। नेक्स्ट, आपकी रियल गैस क्या बोलती है? इट कंसीडर द गैस मॉलिक्यूल्स, द गैस मॉलिक्यूल्स टू बी रिजिड स्फीयर, रिजिड स्फीयर्स। क्या मानती है कि गैस के मॉलिक्यूल क्या है? इतने छोटे छोटे नहीं है, वो क्या है? बहुत बड़े बड़े हैं साइज में, ऐसे, ठीक है। वो आपकी क्या मानती है? जो गैस के मॉलिक्यूल हैं क्या है? रिजिड स्फीयर है, बहुत बड़े बड़े हैं साइज में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स is negligible as compared to total volume of container। ये क्या मानती है आपकी? मान लो ये आपका कंटेनर है जिसका वॉल्यूम क्या है? इतना है। इसमें क्या है? आपके गैस के मॉलिक्यूल हैं जो क्या है? बहुत छोटे छोटे हैं साइज में, बिल्कुल पॉइंट मास है। अब इस कंटेनर में इन्हीं गैस के मॉलिक्यूल्स को मैंने क्या करा? एक तरफ इकट्ठा करके रख दिया, एक छोटे से कोने में चिपका दिया, इकट्ठा करके रख दिया। तो इस कोने का वॉल्यूम इतना कम होगा, इस कोने का वॉल्यूम इतना कम होगा कि मैं इस वॉल्यूम के कंपैरिजन में इस वॉल्यूम को क्या है? नेग्लेक्ट कर सकती हूँ। ये बहुत छोटी क्वांटिटी है तो मैं इसको नेग्लिजिबल मान सकती हूँ एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ये कहना था किसका? आइडियल गैस का। वो किस वजह से? क्योंकि आइडियल गैस क्या कहती है? जो गैस के मॉलिक्यूल है वो क्या है? बिल्कुल पॉइंट मास है, बहुत छोटे छोटे है साइज में। बट रियल गैस क्या मानती है आपकी? द वॉल्यूम ऑफ गैस इज नॉट नेग्लिजिबल। क्या मानती है आपकी रियल गैस की? जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है? आपके गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है? बहुत बड़े बड़े हैं साइज में। तो बहुत बड़े बड़े होने की वजह से ये गैस के मॉलिक्यूल्स को अगर मैं एक छोटी सी जगह रख भी दूं इकट्ठा करके, तो बहुत बड़े बड़े होने की वजह से मैं इस वॉल्यूम को इसके कंपैरिजन में क्या है? नेग्लेक्ट नहीं कर सकती। वो इतना वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई करेंगे कि आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। ये आपका काइनेटिक थ्योरी का पोस्टुलेट भी था। जो काइनेटिक थ्योरी थी वो इस पोस्टुलेट को मानती है, इसलिए वो आइडियल गैस पे एप्लीकेबल था, लेकिन रियल गैस इस पोस्टुलेट को नहीं एप्लीकेबल करती। नेक्स्ट और लास्ट पोस्टुलेट और नोटिस कर लेना कि जो गैस के आइडियल गैस क्या बोलती है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, वो भी क्या है? आपका नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल क्यों है? क्योंकि वो क्या मानती है? गैस के मॉलिक्यूल इतने छोटे छोटे हैं साइज में कि इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। बट रियल गैस आपकी क्या मानती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट नेग्लिजिबल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट नेग्लिजिबल। क्या मानती है रियल गैस की? मॉलिक्यूल्स क्या है? इतने बड़े बड़े हैं साइज में कि उनके बीच में क्या है? कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वर्क करेगी ही करेगी। तो प्रैक्टिकली अगर मैं रियल लाइफ में देखूं तो कोई भी गैस आपकी आइडियल नहीं है, सारी की सारी गैसेस क्या है? आपकी रियल गैस है। नो गैस इज आइडियल, ये लास्ट पॉइंट है। नो गैस इज आइडियल, कोई भी गैस आइडियल नहीं है आपकी। ऑल गैसेज आर रियल, सारी की सारी गैस क्या है? आपकी रियल गैस है। दिस इज ऑल अबाउट द आइडियल गैस एंड रियल गैस। आपको ये 2 पॉइंट मस्ट हैं ध्यान रखने, ठीक है, कि वॉल्यूम क्या है? नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम, जो एक्चुअली होता नहीं है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नेग्लिजिबल मानती है आइडियल गैस, जो कि एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। डन।
तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको, इसको लर्न करना है, डिफरेंस बिटवीन द आइडियल गैस एंड द रियल गैस। ओके, थैंक यू।